हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीटीए स्टडी शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आसन विरूपता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और योगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बता दें कि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है डेली आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो इसलिए अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी साथी टेस्ट देना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, आसन विरूपता कितने प्रकार की होती है। आसन विरूपता कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आपको बता दें कि जो आसन विरूपता है वो 3 प्रकार की होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से है। तो नंबर 1 काइफोसिस। काइफोसिस काइफोसिस। नंबर 2 लार्डोसिस। लार्डोसिस। उसके बाद में आपका तीसरा ये है स्कालियोसिस। स्कालियोसिस। अब इसमें आपको बताते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। काइफोसिस जो है, काइफोसिस के अंदर क्या होता है। काइफोसिस में जो है पीछे की ओर कुब्बड़ निकलता है। काइफोसिस में पीछे की ओर कुब्बड़ निकलता है। और लार्डोसिस में क्या होता है। लार्डोसिस में जो कुब्बड़ होता है वो आगे की ओर आता है। और स्कालियोसिस में जो है वो रीढ़ की हड्डी सी या ऐसे आकार की हो जाती है। तो ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें कि परीक्षा के अंदर जो आपकी भर्ती आने वाली है उसके अंदर 5 नंबर का पेपर जो है वो आसन विरूपता से आएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आसन विरूपता कितने प्रकार की होती है, तो आपको बता दिया कि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, काइफोसिस, लार्डोसिस और स्कालियोसिस। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लार्डोसिस आसन से अभिप्राय है। लार्डोसिस आसन से अभिप्राय है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका पीछे की ओर कुब्बड़ निकलना। ऑप्शन बी है रीढ़ की हड्डी का सी या एस आकृति में होना। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बता के गए हैं कि जो है काइफोसिस है उसमें पीछे की ओर कुब्बड़ निकलता है, तो मतलब ये फैक्ट क्या है, इसका नहीं है। उसके बाद में रीढ़ की हड्डी सी या एस आकृति की होनी, तो मतलब ये भी गलत है। ये किस में बताया था आपको, स्कालियोसिस में। और ये दोनों ही गलत है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, उपरोक्त तो दोनों भी नहीं होगा। तो पीछे क्या बचा है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका सही है। और अगर इसके अंदर आपको सी ऑप्शन में ये दिया हो कि आगे की ओर कुब्बड़ निकलना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, उचित आसन बनाए रखने के लिए जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। उचित आसन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। शक्ति, सहन शक्ति, लचकता, ये सभी। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि अपने कोई भी आसन बनाते हैं तो उसके लिए अपने उस आसन को बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, शक्ति चाहिए कि अपने ये आसन बना सकते हैं। उसके बाद में सहन शक्ति, अपने कोई भी आसन बना रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। लचकता, हमारे शरीर में लचकता होगी तभी हम
किसी भी प्रकार का आसन बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, झुके हुए कंधों की आसन विरूपता के कारण कौन सी आसन विरूपता जन्म लेती है? झुके हुए कंधों के कारण कौन सी आसन विरूपता जन्म लेती है? तो इसमें आपको दिया हुआ है लॉर्डोसिस, स्कालियोसिस, काइफोसिस और राउंड शोल्डर। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है काइफोसिस। अभी आपको पीछे बताया था कि काइफोसिस में क्या है, कुब्बड़ कहाँ निकलता है, पीछे की ओर। जब पीछे की ओर कुब्बड़ निकलेगा तो अपने कंधे क्या होंगे, झुकेंगे। तो इसलिए अपना उत्तर क्या है, काइफोसिस, ऑप्शन सी। उसके बाद में है, किस आसन विरूपता के कारण घुटने टकराने की आसन विरूपता पैदा होती है? मतलब कौन सी आसन विरूपता है, ये आपको 4 आसन विरूपता दे देंगे, उसमें से आपको पूछेंगे कौन सी आसन विरूपता के कारण घुटने टकराने की जो है विरूपता पैदा होती है। तो इसमें ऑप्शन है आपके चपटे पैर, रीड बैक, धनुषाकार टांगे और राउंड शोल्डर। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चपटे पैर, फ्लैट फुट जिसको बोलते हैं, उसके कारण घुटने टकराने की आसन विरूपता पैदा होती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने का संबंध है, साइकिल चलाने का संबंध किस आसन विरूपता से है? तो इसमें आपको बताना है घुटनों का टकराना, धनुषाकार टांगे, चपटे पैर और कबूतर छाती। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी आसन विरूपता से संबंधित है साइकिल चलाने का संबंध। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चपटे पैर, फ्लैट फुट। इसमें जो होता है साइकिल का जो पेडल होता है उस पर अपने जैसे साइकिलिंग करते हैं तो अपने ये फ्लैट फुट जो है, चपटे पैर की जो आसन विरूपता है उसको दूर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, घुड़सवारी का संबंध है। तो इसका आपको 4 ऑप्शन दे दिए, घुटनों का टकराना, सेम वही ऑप्शन है पहले वाले क्वेश्चन जैसे। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, घुटनों का टकराना। घुटनों का टकराना आसन विरूपता जो है वो किससे संबंधित है? वो है घुड़सवारी से संबंधित। किससे संबंधित है? घुड़सवारी। अब कई बच्चे पूछते हैं जी घुड़सवारी से कैसे है? तो घुड़सवारी से इस तरह से है कि अपने जैसे घुटनों का टकराना है, जो घुटने अपने टकराते हैं चलते टाइम या दौड़ते टाइम, तो अपने घुड़सवारी करेंगे तो उसमें क्या है, अपने दोनों जो पैर है उनके अंदर गैप प्रॉपर रहता है। तो उसके कारण जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती है वो अपने उचित तरीके से कर सकते हैं और इस घुड़सवारी के द्वारा ही अपने जो है घुटनों का टकराना जो आसन विरूपता है उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, खोखली पीठ के उपनाम से जाना जाता है। खोखली पीठ के उपनाम से जाना जाता है। खोखली पीठ के उपनाम से कौन सी आसन विरूपता को जाना जाता है? तो तीनों आसन विरूपताओं का नाम दे दिया गया है आपको, लॉर्डोसिस, स्कालियोसिस और काइफोसिस। तो इसमें जो है आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्डोसिस। अब लॉर्डोसिस कैसे है जी? तो लॉर्डोसिस इस तरीके से है, लॉर्डोसिस में आपको बताया था कि जो कुब्बड़ है वो आगे की ओर निकलता है। कुब्बड़ किधर निकलता है? आगे की ओर निकलता है। आगे की ओर अगर कुब्बड़ निकलेगा मतलब ये मान लो बंदे का शरीर है, ठीक है, ये इस तरीके से बंदे का शरीर है। अब इसमें ये आगे कुब्बड़ निकलेगा इस तरह से, ठीक है। तो पीछे क्या है, ये अंदर आ जाएगा सारा सिस्टम, ये अंदर हो जाएगा। अंदर हो जाएगा तो ये पूछ क्या रहा है? खोखली पीठ पूछ रहा है। पीठ क्या हो रही है इसमें? पीठ क्या हो रही है इसमें? खोखली हो रही है यहाँ से। तो किससे है? लॉर्डोसिस से है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, गोलपीठ के नाम से किसे जाना जाता है? गोलपीठ के नाम से बताइए भी किसे जाना जाता है? लार्डोसिस, कालियोसिस, काइफोसिस। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, काइफोसिस। काइफोसिस को जो है गोलपीठ के नाम से जाना जाता है। अब इसको गोलपीठ के नाम से कैसे जाना जाता है तो वो भी आपको क्लास में बताया था। उसके बाद में आपका स्कालियोसिस कितने प्रकार की होती है, इसमें आपको स्कालियोसिस का पूछ लिया गया है कि आपको पहले तो इन तीनों का पता होना चाहिए कि आसन विरूपता कौन कौन सी है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आसन विरूपता के कितने प्रकार है। तो इसमें स्कालियोसिस का पूछा है आपसे, तो स्कालियोसिस के कितने प्रकार है? स्कालियोसिस के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। स्कालियोसिस के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभी आपको पीछे बता के आया था पहले प्रश्न में कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो सी या एस आकार लेती है। तो एक क्या हो गया, नंबर 1 पे तो हो गया सी आकार, और नंबर 2 पे क्या हो गया, एस आकार। तो ये जो है 2 प्रकार की स्कालियोसिस होती है, और इसका जो पता लगाया जाता है ये स्पाइनोग्राफ पद्धति के द्वारा पता लगाया जाता है। कौन सी पद्धति के द्वारा? स्पाइनोग्राफ। स्पाइनोग्राफ पद्धति के द्वारा जो है इस आसन विरूपता का पता लगाया जाता है। आपको हम बता देते हैं कि आपको सिर्फ याद रखने योग्य जो बातें हैं वो सिर्फ इतनी ही हैं कि नंबर 1 तो इसके आसन विरूपता के प्रकार, ठीक है। उसके बाद में आसन विरूपता कितने प्रकार की थी ये हो गया। उसके बाद में भी कौन सी आसन विरूपता कितने प्रकार की है, एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनेगा कि अपने जो ये आसन विरूपता है, आसन विरूपता का पता कैसे लगाया जाएगा, पता कैसे लगाया जाएगा। और चौथा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है अपने आसन विरूपता को दूर किस तरह से किया जा सकता है, मतलब उपाय। तो ये चारों जो है आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने पता लगाया जा सकता है, किस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है, कौन सी आसन विरूपता कितने प्रकार की होती हैं और आसन विरूपता कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है आपका, काइफोसिस का लक्षण नहीं है। काइफोसिस का लक्षण नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो सभी को क्या होता है, काइफोसिस का लक्षण है, तो आपको पता है कि काइफोसिस के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको दे दिया कि काइफोसिस का लक्षण नहीं है। काइफोसिस का लक्षण नहीं है। तो काइफोसिस के लक्षण के अंदर जो आपसे पूछा गया है कि कौन सा लक्षण नहीं है काइफोसिस का, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शरीर का जो भार है, शरीर का भार कहाँ आ जाता है, एडी पर आना, ये इसका लक्षण नहीं है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में स्पाइनोग्राफ पद्धति का संबंध किससे है? स्पाइनोग्राफ पद्धति का संबंध किससे है? चपटे पैर, स्कालियोसिस, द्वितीयक श्वास, झुके कंधों से। तो मतलब अपने आसन विरूपता कर रहे हैं तो एक तो आसन विरूपता ये है, ठीक है, दूसरी आसन विरूपता ये है, तीसरी आसन विरूपता ऑप्शन डी में है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो अपने सेकंड विंड आ गया। उसके बाद में इसके अंदर देखो कि चपटे पैर के अंदर क्या है, चपटे पैर का आपने पता कैसे लगाया जा सकता है। चपटे पैर के अंदर मतलब जो है कौन सी आसन विरूपता होती है चपटे पैर, तो आपको इन सब बातों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो आपका
सही उत्तर है वो ऑप्शन सी था कि शरीर का भार एडी पर आना। काइफोसिस का मतलब क्या था? काइफोसिस का मतलब यही था कि पीछे की ओर कुब्बड़ निकलता है, पीछे की ओर कुब्बड़ निकलता है। तो जब पीछे की ओर कुब्बड़ निकलेगा, अभी आपको उदाहरण दिया था कि ये बंदा है मान लो, ठीक है, इसमें अपने आगे निकाला था बाहर, तो पीछे क्या हो गया था? खोखली पीठ हो गई थी। अब काइफोसिस के अंदर क्या होता है? काइफोसिस के अंदर क्या होता है कि अपने जो है पीछे की ओर कुब्बड़ निकलता है, पीछे की ओर कुब्बड़ निकलता है तो बाहर कहाँ आएगा? एडी पे नहीं आएगा। तो इसलिए शरीर का भार एडी पे नहीं आता है। ये क्वेश्चन आपका सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। स्पाइनोग्राफ पत्ती की बात कर रहे थे, तो स्पाइनोग्राफ पत्ती का संबंध किससे है? तो अभी आपको पीछे बता के आया हूँ कि स्पाइनोग्राफ पत्ती का संबंध जो है वो स्कालियोसिस से है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है। अभी पीछे आपको इसके अंदर बताया था। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, उचित आसन के लिए आवश्यक है। उचित आसन के लिए आवश्यक है, उचित आसन बनाए रखने के लिए क्या चीज़ मतलब आवश्यक होती है? तो ये आपको बताना है कौन सी चीज़ आवश्यक होती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि ये कैसे, मतलब अपने आसन करते हैं तो अपने सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले यही देखते हैं कि अपनी जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया एक नंबर। तो उसके बाद है जोड़ों में लचीलापन। अभी आपको बता के आया हूँ कि जोड़ों में लचीलापन भी ज़रूरी है। अगर अपने जोड़ों के अंदर लचीलापन नहीं होगा तो अपने उचित आसन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक उस आसन में नहीं बैठ सकते। और व्यायाम, व्यायाम तो मुख्य हिस्सा है आसन का। तो अपने ये तीनों ही सही है, तो ये उपरोक्त सभी इसका सही हो गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आसन विरूपता का कारण है। अब इसने कारण पूछ लिया, पहले उसने पूछा कि उचित आसन के लिए आवश्यक क्या चीज़ है, अब इसने कारण पूछ लिया कि कारण बताइए क्या कारण है। कि कार्य की प्रकृति, प्रदूषण, मांसपेशियों में कमजोरी, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि इसमें क्या चीज़ है। तो इसमें अभी आपको पहले क्वेश्चन में बता के आया हूँ कि मांसपेशियों में क्या होनी चाहिए? ताकत होनी चाहिए। तो मांसपेशियों में कमजोरी इसका आसन विरूपता का कारण बन गया है। यहाँ पे कार्य की प्रकृति मतलब जो बंदा सारे दिन बैठ के कार्य करता है तो उसके अंदर क्या होगा? उसका पेट आगे की ओर निकलेगा। तो कौन सी है पेट आगे निकलना, कौन सी है? अभी आपको बताया था पेट का आगे की ओर निकलना। कमेंट में बताइए कौन सी आसन विरूपता है। लार्डोसिस के अंदर आपको बताया था कि पेट आगे की ओर निकलता है, ठीक है। तो कार्य की प्रकृति होगी। और प्रदूषण, प्रदूषण भी महत्वपूर्ण कारक है किसके अंदर? आसन विरूपता के कारण जो है प्रदूषण भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। किस तरीके से देता है? तो प्रदूषण कौन कौन से है? जैसे हो गया अपना जल प्रदूषण हो गया। तो इसका जो आपका सही उत्तर था वो डी ऑप्शन था। उसके बाद में अगला है आनुवांशिकता के कारण होने वाली आसन विरूपता है। आनुवांशिकता के कारण होने वाली आसन विरूपता है, कौन सी है? तो आनुवांशिकता के कारण जो आसन विरूपता होती है वो है आपकी झुके हुए कंधे। झुके हुए कंधों की जो आसन विरूपता है वो आनुवांशिकता के रूप में पाई जाती है। झुके हुए कंधों में क्या होता है बताइए, कमेंट करके बताइए झुके हुए कंधों में क्या होता है। अभी आपको पीछे करवा के आया हूँ। कंधे किस में झुकेंगे? काइफोसिस में झुकेंगे या लार्डोसिस में झुकेंगे? तो ये जो आपके कंधे झुकेंगे वो काइफोसिस में झुकेंगे, जिसमें पीछे की ओर कुब्बड़ निकलता है। तो इसके बाद में
अपने करेंगे योग के ऊपर चर्चा। तो अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो भी मिलती रहे। और कोरोना के काल में आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आपको इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है योग का। पहला क्वेश्चन है महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित रोगों के निदान में सहायक आसन है। कौन सा आसन है जो महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित रोगों का निदान करता है, रोगों को दूर करता है? तो कौन सा आसन है? इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, भुजंग आसन। भुजंग आसन जो है गर्भाशय से संबंधित रोगों का निदान करने में सहायक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अधोमुखी स्थिति में किया जाने वाला आसन कौन सा है? अधोमुखी स्थिति में किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शलभासन, टिड्डी के समान आकृति। और आपको पता है कि आसन कितने पर ये अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी दो प्रकार के आसन होते हैं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी किसको कहते हैं। तो अधोमुखी के अंदर जो है मनुष्य का जो फेस है वो ज़मीन की ओर होता है, ठीक है। और ऊर्ध्वमुखी में जो मनुष्य का फेस है वो सूर्य की ओर होता है, अर्थात ऊपर की ओर होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शलभासन, टिड्डी के समान आकृति। उसके बाद में आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में प्राणायाम के अंगों का सही क्रम कौन सा है? इसमें आपसे पूछा है कि प्राणायाम के तीनों अंग होते हैं जो कुंभक, पूरक, रेचक होता है, इनका जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो जो आपसे टेस्ट लिया गया था उसमें बच्चों ने क्या किया था, पूरक को पहले लिख लिया, उसके बाद में कुंभक को लिख लिया, उसके बाद में रेचक को लिख लिया। तो ये गलत होता है। आपको पता है कि सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने श्वास को लेते हैं, ठीक है। श्वास को लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, इसका जो अपना सही क्रम है वो कौन सा है? सही उत्तर क्या है इसका? इसका है ऑप्शन ए, पूरक। पूरक मतलब पूरा सांस लेना, मतलब श्वास लेना, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे आपका है कुंभक। कुंभक का अर्थ क्या है? रोकना, श्वास को रोकना। उसके बाद में आपका है रेचक। रेचक का अर्थ क्या है? श्वास को छोड़ना, मतलब धीरे धीरे अपने श्वास को छोड़ते हैं प्राणायाम में। सबसे पहले श्वास लेते हैं, फिर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो ये क्रम आपका सही है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। उसके बाद में घुटनों के टकराने की आसन विरूपता को दूर करने में सहयोगी आसन कौन सा है? आसन विरूपता को दूर करने में सहयोगी आसन बताना है कौन सा है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पद्मासन। पद्म मतलब कमल के फूल के समान जो आसन होता है वो घुटनों को टकराने की आसन विरूपता को दूर करता है। क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद में प्राणायाम की विशेषता नहीं है, इसमें आपको बताना है कि प्राणायाम की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका जो आपका है सही उत्तर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। सांसों पर नियंत्रण न होना। देखो अपने प्राणायाम करते हैं, ठीक है, प्राणायाम को करेंगे तो सांस क्या है अपने बार बार लेंगे, ठीक है, लगातार लेंगे। लगातार लेंगे तो उनमें क्या बनेगी? उनमें बनेगी लय, लय बनेगी। और लगातार लेंगे तो ये पूछ रहा है कि नियंत्रण न होना। नियंत्रण न होना मतलब ये ऑप्शन आपका सही है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो पूछा है इसने।
तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? योग। योग जो है इसका सही उत्तर है। उसके बाद में अगला है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पंजाबी, लैटिन, यूनानी, कोई नहीं। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो है योग शब्द की उत्पत्ति वो संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस प्राणायाम में हवा को पानी की तरह पिया जाता है? किस प्राणायाम में हवा को पानी की तरह पिया जाता है? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्राणायाम करते समय किस तरह से अपने हवा को पानी की तरह पीते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्लावनी। प्लावनी के अंदर जो है हवा को पानी की तरह पिया जाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में निम्नलिखित में से प्राणायाम का अंग नहीं है। तो इसमें प्राणायाम का अंग पूछा है कि कौन सा अंग प्राणायाम का नहीं है। तो कपालभाति अपने प्राणायाम के अंतर्गत आता है, अनुलोम विलोम नहीं आता है, शीतली आता है और शीतकारी भी आता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे अपने चर्चा करते हैं। पतंजलि के योग सूत्र का भाग नहीं है। पतंजलि के योग सूत्र का भाग नहीं है कौन सा? साधना पाद, समाधि पाद, बुद्धित्व पाद और कैवल्य पाद। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो पतंजलि के योग सूत्र का भाग नहीं है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बुद्धित्व पाद। क्योंकि अपने जब योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो सबसे पहले साधना करते हैं और साधना के द्वारा ही समाधि प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कैवल्य पाद भी योग के अंतर्गत आता है। बुद्धित्व पाद जो है वो इसका योग सूत्र का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपको बता दें कि अभी तक जिन्होंने यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करवाएं ताकि वे भी निःशुल्क अपने इस पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकें। जिस भी छात्र ने रजिस्ट्रेशन करवाना है वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है। केवल संपर्क जो है वो व्हाट्सएप पर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।